नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में स्थित मुखीमठ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने हर्षिल में ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चारधाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। तो बताते चले कि पीएम मोदी का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां पर हर्षिल में लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से काशी तक मैं पहुंचा हूं। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तरकाशी दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है, जिसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है और इस दिशा में कई बड़े फैसले किए गए हैं। उत्तराखंड में भारत तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो स्थिति है, वो उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उन्होंने कहा कि जब केदारनाथ गए तो मैं बोल पड़ा था कि उत्तराखंड का दशक होगा। ये शक्ति बाबा केदार ने दी है और भाव सच्चाई में बदल रहा है। तो देखिए, एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो गए हुए थे। यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही साथ बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज्य में जो डबल इंजन सरकार है वो बहुत चौमुखी के साथ काम जो है वो कर रही है। काम जो है वो काफी गति के साथ यहां पर हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर कहा कि इससे पहले जब मैं आया था उत्तराखंड तो मैंने बोला था कि ये दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा। तो ये जो आवाज, ये जो मेरा बोलना, ये कहीं ना कहीं बाबा की वजह से आया, बाबा के आशीर्वाद से आया है। और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर लोगों को भी संबोधित कहा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है वो काफी गति से यहां पर विकास कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने पीठ भी थपथपाया, उनको शाबाशी भी दी कि जिस तरीके से उत्तराखंड का उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने तारीफ भी की और उन्होंने कहा मां गंगा का भी यहां पर उन्होंने जिक्र करा। उन्होंने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं। कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे
सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के मुखबा दौरे के बाद धामी कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद सीएम धामी भी दिल्ली गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी की अमित शाह से ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार धामी कैबिनेट में 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और साथ ही 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है और सीएम धामी देखिए अब दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। जिस तरीके से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की विस्तार की जो अटकलें हैं, जिस तरीके से वो तेज हो गई है, सुगबुगाहट जो तेज हो गई है, अब उसको लेकर ये मुलाकात जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। और इस बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि कहीं 3 ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है और 5 ऐसे मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल परिषद में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय और देहरादून की तरफ से आईटी पार्क और शस्त्रधारा रोड स्थित कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नारी शक्ति की प्रगति से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। ग्रामीण उद्यमिता और महिला स्वरोजगार के कार्यक्रम को निबार्ड की तरफ से 1992 से निरंतर संचालित किया जा रहा है। कि एसएचजीज के माध्यम से हम जो अपनी महिलाओं को इंपावर करना चाह रहे हैं। बार बार मैं इस बात को कहती हूं कि जब तक हाथ में धन नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तब तक इंपावर कहना, विकसित कहना मजा नहीं है। वो जो देखिए पैसे से जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आता है, एक किसी मनुष्य को जो पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए स्किल हमने बहुत करी है, बहुत स्किलिंग हो गई है। आई थिंक
पहला फेज जो हमारा स्किलिंग था वो हमने जबरदस्त स्किलिंग अपनी महिलाओं को दे दी है। और प्रदेश के धर्म स्व और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ये प्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल हर्षिल मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अपने दौरे से पूर्व उनका केंद्रीय कैबिनेट से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे को मंजूरी देना उनके उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करता है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ रोपवे के लिए और हेमकुंड रोपवे के लिए उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे के लिए 4081 करोड़ और हेमकुंड रोपवे के लिए 2730 करोड़ जो हैं प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो वहीं मजारों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सूबे में सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने कार्रवाई को जायजा बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, यानी कि कार्रवाई जो हो रही है उसको जायज उन्होंने बताया है। अवैध मदरसे और मजारों को तोड़ना कहीं भी गलत नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय का हमेशा ही हितैषी बनी रहती है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि इलीगल काम चलते रहे, क्या मदरसे में इलीगल काम होता रहे? अरे सरकार कभी भी अगर कोई एक्शन करती है और जो काम लीगलाइज है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो इलीगल काम अगर उसको रोकने का प्रयास हो तो कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए। वो चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो इलीगल काम तो रुकना ही चाहिए ना। अब कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों की चिंता रहती है, इसका हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ही है, उत्तराखंड की कांग्रेस तो मुस्लिम लीग कांग्रेस है। मैंने ये बात कई बार मीडिया के माध्यम से कही है और उत्तराखंड की जनता ये देख भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जनपद का 1 दिवसीय दौरा कई मायनों में यादगार रहा। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है जो भारत तिब्बत सीमा से जुड़े उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ सीमावर्ती जिलों के बाद अब उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल पहुंचे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। की प्रगति के लिए वो 2014 भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं उत्तराखंड में। और साथ ही साथ जिस तरह से उत्तराखंड की प्रगति के लिए वो 2014 से लेकर आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि जो कहे जाएं। चाहे वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग को भारत सरकार से आवश्यकता से भी अधिक सहायता यहां पर दी जा रही है। आज का दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ जी को और उधर हेमकुंड साहिब के लिए 2। देहरादून बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव और निकाय चुनाव में मिली हार से तिलमिला गई है और अब हार के लिए बहाने तलाशने को मंथन कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी है जो जब हारती है तो ईवीएम पर
पिटारा फोड़ती है, ईवीएम पर अपनी भड़ास निकालती है। अब वो वोटरों पे अपनी भड़ास निकाल दी कि वोटर ये हो गया, वोटर वो हो गया। ये सब नौटंकी कांग्रेस पार्टी करती रहती है। इस नौटंकी से कुछ होने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिस प्रकार से हम बूथ स्तर तक आप आज देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पन्ना प्रमुख तक, अपनी पन्ना प्रमुख की कमेटी तक हमने गठित कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूं कि एक पन्ने में जितने वोटर होते हैं उनकी कमेटी तक बना चुका है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता बार बार नकार चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुखबा और हर्षिल आगमन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने पूछा कि क्या पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से चारधाम यात्रा के दौरान किए गए इंतजाम पुख्ता हो पाएंगे। कांग्रेसी नेता ने पिछले साल चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने से पहले सरकार को शुरू होने वाली मेन चारधाम यात्रा की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड प्रदेश में ये थोड़े समय में दूसरा दौरा है। हम प्रदेश की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही जो शीतकालीन यात्राएं और पर्यटन को बढ़ावा देने के नजरिए से उन्होंने प्रदेश को 2 रोपवे हेमकुंड। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारने की कवायद अधिकारियों ने शुरू कर दी है। बीते रोज प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हरिद्वार के राज्य अतिथि और ग्रे डाम कोठी में तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की। जाह्नवी व्यवसायिक केंद्र के जो लोग हैं वो पहले भी एक बार उजड़ चुके हैं। सन 86 के कुंभ में उनको दुकानें दी गई थी। उनकी दुकानें मेन बाजार से तोड़ के उनको खोखो में शिफ्ट किया गया था। बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव करे। किसी के बच्चे की शादी थी, किसी के पिताजी को अटैक पड़ गया। बहुत कुछ शिफ्ट होना नहीं चाहते, हम वहीं रहना चाहते हैं। अगर आपने चेंज, हम उसमें सहयोग करने को तैयार हैं गवर्नमेंट का भी। अगर वो जूता स्टॉल बनाना चाहते हैं, शौचालय बनाना चाहते हैं, तो पूरी छत खाली पड़ी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कुछ भी बना सकते हैं। वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी भी अपनी जगह पर रहेगा और शौचालय और जूता स्टॉल भी वहां। हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस थे वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिजाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे। बारिश को लेकर अभी से ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में एसडीएम अभय प्रताप सिंह अपने साथ सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग को लेकर नदियों के सर्वे के लिए निकले, जहां उन्होंने ढोला नदी और बहला नदी का बारीकी से सर्वे किया। बताना चाहूंगा कि 2 मेन नदियां हैं जो काशीपुर से गुजरती हैं। एक तो ढेला नदी है और एक बहला नदी है। और बरसात के दिनों में इसमें अत्यधिक पानी आता है और रिवर में सिल्टिंग की वजह से और कहीं कहीं पे नदी जो है सिल्टिंग की वजह से या झाड़ उगने की वजह से पानी को रुकावट होती है, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी को लेके कुछ लगभग 6 महीने पहले कुछ रिवर ड्रेजिंग के पट्टे जो हैं ढेला नदी में दिए गए थे। उससे ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया था जिसके सिल्ट हटाने की वजह से वहां बाढ़ की समस्या खत्म। रामनगर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रमेश सिंह अधिकारी ने उत्थान समिति के पदाधिकारी, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की बैठक संपन्न करवाई। बैठक में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की तरफ से कैंटीन में होने वाली समस्या, पूर्व सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ, सुविधा, छात्रवृत्ति, अनुदान और शादी के लिए सहायता राशि के बारे में बताया गया। मासिक महाबैठक में जो हमारे हल्द्वानी के जिला अधिकारी हैं कर्नल रमेश अधिकारी जी, वो हर बार की तरह आज भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने जो यहाँ के हमारे पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं
उनसे संबंधित जो भी पेंशन की जो समस्याएं हैं, सीएसडी से संबंधित जो समस्याएं हैं या अन्य कोई और तरह की जो समस्याएं जो सैनिकों के बीच में या उनके परिवारों को होती हैं, जैसे कि कई लोगों की पहले के समय में जिन लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाई है और उनके साथ उनको पेंशन की समस्याएं हो रही हैं, या मान लीजिए किसी के नाम में अंग्रेजी की स्पेलिंग में किसी की गलती होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, या किसी के लाइफ सर्टिफिकेट के टाइम पे जमा नहीं होने के कारण, या उनके आधार कार्ड और जो अन्य उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है आदमी की, उनका मिसमैच होना जिसकी वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है। बट इतना चीज तो हम मानेंगे, पिछले क्या कहते हैं 1 साल के अंदर ईसीएच कारबेट नगरी रामनगर में अति भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय रामनगर में उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी द्वारा सल्ट और अभियांत्रिक रेंज के वन पंचायत सरपंच और सदस्यों के पर्यवेक्षक वीके सिंह ने वन पंचायत नियमावली वन अग्नि को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। रामनगर के अंतर्गत सल्ट और जो अभियांत्रिकी रेंज है, उन 2 रेंजों के वन पंचायत सरपंच सदस्यों और सदस्य सचिव जो हमारे विभाग से हैं, उनकी ट्रेनिंग का हम लोगों ने आयोजन यहाँ पर रखा है, जो वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी की ओर से किया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो हमारी वन पंचायत नियमावली है, उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली, उसमें 2024 में जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधन के बारे में और उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली के जो नियम हैं, उसकी लीगल आइडेंटिटी और सरपंच और हमारे सदस्य सचिव किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फील्ड में, और क्या क्या उनको अधिकार इस वन पंचायती नियमावली में यथा संशोधित। तो यहाँ पर हमारे को बहुत ही अनुभवी पूर्व डीएफओ वीके सिंह साथर हमारे क्षेत्र के सरपंचों को वन नियमावली के अंतर्गत अपने अधिकारों के लिए और वनों की रक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया, और उसमें किस प्रकार से फायर पर कंट्रोल किया जा सके, किस प्रकार से वनों को संरक्षित किया जा सके, अपने जल स्रोतों का संवर्धन किस प्रकार से किया जाए, इनका एक जानकारी हमको द्वारा दी गई। विभाग की एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें टुकड़े टुकड़ों में काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में एक रीति एक नीति नहीं है। जब तक एक रीति एक नीति नहीं होगी तब तक इस प्रदेश में ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती नगर पालिका की पहली बोर्ड बैठक क्षेत्र के विकास के लिए 33 करोड़ 41 लाख रुपए का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस रकम से वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में तमाम विकास कार्य किए जाएंगे। और आपको बताते चले कि मुनिकरेती नगर पालिका के सभागार में बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष नीलम बिजलवाड़ और सभासदों ने मिलकर क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया। और आज हमारी पहली बोर्ड बैठक है, उसके लिए मैं अपने सभी 11 सभासदों को भी बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा स्टाफ, यो अंकिता जी, बिस जी, सभी आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है, और सभी सभासदों ने भी अपने मांग पत्र। होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोर भी अब सक्रिय हो गए हैं, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई के साथ साथ उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी एवं आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण प्रदेश भर में गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश भर में तथा समस्त जनपदों में प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है, और वो प्रवर्तन टीमें बाहरी प्रदेशों से आने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो मावा। खबर देहरादून से है, जहां वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए और इम्पेलमेंट हुआ है। और विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जहां पर पीसीएस से आईएएस में पदोन्नत, जिसका केंद्र सरकार के लिए इम्पेलमेंट हुआ है। और सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला